हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्सशाला। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप आपने इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं आपने वो देख लिए हैं, क्योंकि वो आपके बेसिक का पार्ट है। जितना भी ओवरव्यू है, एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो हम अभी तक कवर कर चुके हैं। तो जर्नल एंट्रीज करने के पहले आप वो सारे वीडियोस जो है उसको एक बार गो थ्रू कर लें, ताकि आपके लिए ये वाला सेशन जो है वो स्लाइड स्मूथ हो जाए और आसान हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्रीज। अब यहां पर आप अपनी जो कॉपी है उसमें आप 2 कॉलम्स बना लें, इस तरह से जैसे मैंने इसमें डिवाइड किया हुआ है और 2 कॉलम्स बनाए। हम क्या करने वाले हैं, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो देखेंगे यानी जर्नल एंट्रीज, वो हम ड्रॉअर के बुक्स में और ड्रॉई के बुक्स में साथ साथ में देखते जाएंगे। ठीक है, ताकि हमारे लिए एक जो हमने सीक्वेंस पढ़ा है उसी सीक्वेंस को अप्लाई करना आसान हो जाए। अदरवाइज उन सीक्वेंस का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये चैप्टर जो है ये जर्नल एंट्रीज बेस्ड है, लेजर अकाउंट्स इससे नहीं आते, तो जो भी है यही है। तो अगर इसमें कोई आपको डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और उसके रिगार्डिंग आप क्लैरिटी जरूर ले लें, क्योंकि लेजर नहीं आएगा, जो भी आएगा जर्नल एंट्रीज ही आएंगी। तो जर्नल एंट्रीज ही आपकी सारी स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 कॉलम्स बना लें और फर्स्ट कॉलम की हेडिंग डालें इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। सेकेंड कॉलम की हेडिंग डालें इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ओके, अब हम जैसे जैसे इवेंट्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम क्या करेंगे, हम सारे ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अराइज होने का मोटिव या बेस क्या है, मतलब फर्स्ट या स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। तो सबसे पहली एंट्री वही होगी। ड्रॉर की बुक्स की बात करें तो ड्रॉर ने क्या किया होगा, गुड्स बेचा होगा, ऑन क्रेडिट, राइट। तो इसकी एंट्री उसने क्या पास की होगी, तो इसकी एंट्री उसने पास की होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। वहीं दूसरी तरफ इसने गुड्स परचेज किए होंगे फ्रॉम क्रेडिटर्स, ऑफ कोर्स ऑन क्रेडिट ओनली। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, इसके बुक्स में परचेजेस रिकॉर्ड करेगा ये, टू लाइबिलिटी क्रिएट हो गई क्रेडिटर्स। ठीक है, सेकंड, अब डेटर क्या करेगा, बिल बनाएगा। जैसे ही वो बिल बनाएगा तो बेसिकली वो अपने डेटर को अब किस में कन्वर्ट कर रहा है, बिल में। तो डेटर जो है वो कैंसिल करेगा वो, और डेटर की जगह इंसर्ट करेगा बिल्स रिसीवेबल। ओके, दूसरी तरफ ये क्या करेगा, बिल्स एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये बिल्स एक्सेप्ट करेगा तो इसके बुक्स में ये अपनी लाइबिलिटी को बिल्स पेबल के नाम से अब लिखेगा। तो लाइबिलिटी क्या थी, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को कैंसिल कर और उसकी जगह क्रिएट करेगा वो बिल्स पेबल। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर डेट्स भी गिवन है तो हो सकता है कि इन दोनों की डेट में वैरी।
मतलब ड्रॉ करने की डेट अलग हो सकती है और एक्सेप्ट करने की डेट अलग हो सकती है। ठीक है। थर्ड, अगर उसने डिस्काउंटिंग करवाई, अब हम धीरे धीरे जो हमने इवेंट्स पढ़े थे उन इवेंट्स को हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है। डिस्काउंटिंग उसने करवाई तो बिल्स रिसीवेबल अब उसके पास है क्या? नहीं, बिल्स रिसीवेबल चला गया। तो अगर चला गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर मैंने डेबिट किया था तो अब मैं क्या कर दूंगी? क्रेडिट। तो टू बिल्स रिसीवेबल, ये तो क्रेडिट होगा। ओके। अब इसके बिहाफ पे क्या हुआ? पैसा मिला ड्रॉर को, तो बैंक अकाउंट डेबिट। साथ में ये बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करने के लिए मुझे बैंक को कुछ चार्जेस भी देने पड़े होंगे। वो चार्जेस क्या थे? डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैड फीलिंग, तो हम क्या करेंगे? डेबिट। सो दिस इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इस केस में ड्रॉई की बुक्स में कुछ भी फर्क पड़ेगा डिस्काउंटिंग का? नहीं। तो यहां पे हो जाएगी नो एंट्री। ठीक। अब लेट्स से डिस्काउंटिंग नहीं हुई, ड्रॉर ने बिल्स को एंडोर्स कर दिया। अब अगर उसने एंडोर्स किया तो अगेन बिल्स रिसीवेबल उसके पास से हट के एंडोर्सी के पास चले गए होंगे। तो टू बिल्स रिसीवेबल, इसको तो पहले हटाएंगे ही हम। और अब उसकी जगह क्या इंसर्ट हो गया? एंडोर्सी। ठीक है। इसके लिए ड्रॉई कुछ एंट्री करेगा क्या? नहीं, क्योंकि ड्रॉई को फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। पेबल तो सेम ही है, उसके लिए तो पेबल ही है, चाहे किसी को भी पे करे उसकी तो पेमेंट की एंट्री सेम ही रहने वाली है ना। ठीक है। तो एंडोर्समेंट का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, हो सकता है ड्रॉर ने बिल्स जो है वो भेजे हों फॉर कलेक्शन। अगर ये केस है तब इस केस में उसने बिल्स दिए हैं, लेकिन ये बिल उसने दिए हैं सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन पर्पस से। तो एक नया अकाउंट ओपन होगा, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। ओके। इसके बुक में कोई एंट्री नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सारी चीजें हो गई। अब आ गई ड्यू डेट। अब ड्यू डेट में हमारे पास 4 केसेस हैं। पहला, जब बिल हमने खुद रिटेन करके रखा हुआ है। दूसरा, या तो डिस्काउंट करा लिया है, या तो एंडोर्स कर लिया है, या तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन है। तो अब इन चारों में से कोई भी केस हो सकता है ड्यू डेट पे। तो हमें ड्यू डेट पे चारों केसेस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला, अगर बिल्स रिटेन्ड है, यानी ड्रॉर ने अपने पास ही रखा है और बस उसने बाद में क्या किया, ड्यू डेट पे गया और पेमेंट लेना चाह रहा है, कलेक्ट करना चाह रहा है, तब इस केस में क्या हो जाएगा? अब बिल्स रिसीवेबल कैंसिल करेगा वो। तो बिल्स रिसीवेबल कैंसिल करने के लिए टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि अभी बिल्स रिसीवेबल इसी के पास है, इसने किसको दिया नहीं है, और इसकी जगह इसको क्या मिल रहा है? पैसा। तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट। ये क्या एंट्री करेगा ड्रॉई? पेमेंट करने की, क्योंकि इसने तो पेमेंट किया है।
तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी। अब इसके लिए इसकी लायबिलिटी खत्म हो गई जैसे ही इसने पेमेंट किया। तो बिल्स पेबल को कैंसिल करने के लिए डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट, ये इसकी पेमेंट की एंट्री हो गई। ठीक है। सेकेंड केस, लेट से बिल जो है वो ड्रॉअर के पास नहीं है, उसने डिस्काउंटिंग करवा लिया था। तो अब डिस्काउंटिंग के केस में ड्यू डेट पर क्या होगा? डिस्काउंटिंग के केस में ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल किसके पास है? बैंक के पास। ड्रॉअर के पास है क्या बिल्स रिसीवेबल? नहीं ना, तो वो कुछ एंट्री नहीं करेगा। एंट्री कौन करेगा? बैंक। यानी अब इस केस में यहां पर होगी नो एंट्री। लेकिन ड्रॉई के बुक्स में पेमेंट की एंट्री तो होगी, उसको तो पेमेंट करना ही है, तो ये हो जाएगा सेम। अगर ड्रॉअर जो है उसने एंडोर्समेंट कर दिया था, बिल को एंडोर्स कर दिया था, अब बिल किसके पास है? मिस्टर सी के पास। तो ड्रॉअर कुछ करेगा? नहीं, तो अगेन यहां पे होगा नो एंट्री। पर ड्रॉई के बुक्स में पेमेंट तो उसको करना ही है, तो उसके लिए हो जाएगी सेम एंट्री। चौथा, ड्रॉअर ने बिल दे दिया था कलेक्शन के लिए, तो अब बिल्स रिसीवेबल ड्रॉअर के पास है क्या? डेफिनेटली है। तो अब वो एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन ओपन किया था, अब उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेगा। ठीक है। हो सकता है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया है में दिया है तब ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन करोगे। ठीक है। एल्स अगर कोई सर्विस चार्जेस गिवन है, क्योंकि बैंक उसको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, कि ड्यू डेट पे उसके बिहाफ पे जाएगी, पैसा कलेक्ट करके उसको दे देगी। ठीक है, तो ये आप सिर्फ और सिर्फ करोगे अगर ये ऑप्शन दिया है तो, अदरवाइज आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ड्रॉई के लिए पेमेंट वाली सेम एंट्री, उसके लिए कुछ सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा। तो ड्यू डेट पे हमारे पास इन चार में से कोई एक कंडीशन हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें देखना है कि एंट्री होगी कि नहीं होगी, ड्रॉअर के बुक्स में, ड्रॉई के बुक्स में। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ के बाद अब आ जाए सेवेंथ। अब सेवेंथ हम देखते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, इसको ना हम कैंसिलेशन ऑफ बिल्स रिसीवेबल जो है उसकी तरह बेसिकली ट्रीट कर रहे हैं डिसऑनर ऑफ बिल को। ओके, अब इसमें भी हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे चार थे। ओके, तो पहला केस, बिल्स अगर रिटेन्ड है, यानी ड्रॉअर ने अपने पास ही रखा हुआ है बिल, किसी को ना एंडोर्स किया था, ना डिस्काउंट किया था, ना ही बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट रिकवर करना है? बिल्स रिसीवेबल वाला, टू कैश और बैंक, यानी उसने नोटिंग चार्जेस भी तो पे किए थे, तो नोटिंग चार्जेस जो पे किए होंगे तो वो, तो इतने से वो क्या करेगी? ड्यू। अब यहां पे अमाउंट देख लें, बीआर में आपका जाएगा ओल्ड बीआर ड्यू अमाउंट जितना था, इसमें जाएगा नोटिंग चार्जेस, यानी ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से अगर बात करें
तो BR में जाएगा बिल्स रिसीवेबल में 10,000, नोटिंग चार्जेस में 500, तो अल्टीमेटली डेटर को ड्यू किससे कर रहे हैं आप 10,500, तो ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल प्लस नोटिंग चार्जेस ऐड करके। ठीक है, डिसऑनर अगर हो रहा है तो अब इसको भी एंट्री करनी है क्या? यस डेफिनेटली। तो अब ये एंट्री क्या करेगा, पुराने वाले बिल्स पेबल उसको तो पहले कैंसिल करेगा वो। ठीक है, नोटिंग चार्जेस क्योंकि इसी से रिकवर होने हैं तो इसके लिए वो क्या है, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस बैड फीलिंग, तो ये डेबिट करेगा। और एक नया अल्टीमेट अमाउंट जो है, अल्टीमेट सेटलमेंट अमाउंट वाला जो है, वो उससे से क्रेडिटर को क्रिएट करेगा, यानी लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा। तो यहां पे जो अमाउंट जाएगा वो क्या होगा, वो होगा ओल्ड बीपी ड्यू, ये तो नोटिंग चार्जेस वाले ही होंगे जो कि ड्रॉर ने इससे रिकवर किए होंगे, और ये हो जाएगा बीपी प्लस नोटिंग चार्जेस, यानी बिल्स पेबल प्लस नोटिंग चार्जेस, टोटल 10,500 वाला अमाउंट। ठीक है, अगर बिल्स रिटेन नहीं करके ड्रॉर ने बिल्स को डिस्काउंट किया होता, यानी डिस्काउंटिंग, अब डिस्काउंटिंग के केस में रिकवरी के लिए कौन जा रहा है, कलेक्शन के लिए बैंक। तो अब यहां पर डिसऑनर ऑफ बिल के केस में क्या हो जाएगा, अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको इवेंट बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक जो है अगर ड्रॉई ने पे नहीं किया तो अल्टीमेटली बैंक किसको पकड़ेगा, ड्रॉर को। तो ड्रॉर के एंड पे मूवमेंट तो हो रहा है ना, चहल पहल तो है, कुछ तो है, तो दैट मीन्स ड्रॉर अपने बुक्स में वो एंटर करेगा। ठीक है, अब वो एंट्री क्या करेगा, डिस्काउंटिंग के केस में उसने कुछ पैसा पे किया होगा, राइट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल उसके पास है ही नहीं। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग के टाइम पे उसने किसको दे दिया, बैंक को, तो अभी उसके ऊपर बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पैसा तो गया ना उसके पास से, कितना अमाउंट, अगर आप एग्जाम्पल को आपको ध्यान हो तो 10,000 और 500, तो बैंक 10,500 किससे, ए से रिकवर कर रहा था, तो यहाँ पे 10,500 वो पे कर रहा है ना बैंक को, तो 10,500 आप पूरा लोगे, और इसके बदले अल्टीमेट सेटलमेंट ड्रॉई से ही होना है, यानी डेटर, तो उसको आप यहां पे क्रिएट कर दोगे। ये जो अमाउंट होगा ये बिल्स रिसीवेबल प्लस नोटिंग चार्जेस वाला अमाउंट होगा। ठीक, ड्रॉई के बुक्स में बात करें तो ड्रॉई के बुक्स में तो सेम एंट्री ही होगी, उसके लिए तो जो डिफॉल्ट है और जो अल्टीमेट सेटलमेंट है वो तो सेम ही है ना, तो उसके बुक्स में ये होगी सेम एंट्री। अब लेट्स से ड्रॉर ने बिल को एंडोर्स किया था और एंडोर्समेंट वाली सिचुएशन में डिसऑनर हो गया, तो अब बिल्स रिसीवेबल किसके पास है, मिस्टर सी के पास। ठीक है, तो यहां पर एंडोर्सी उसको सेटल करेगा और डेटर क्रिएट करेगा। ये अमाउंट क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल और नोटिंग चार्जेस वाला। और इसके केस में तो सेम एंट्री ही होगी। ठीक है, चौथा केस क्या हो सकता है, फोर्थ केस हो सकता है कि उसने बिल्स जो दिए हुए थे वो दिए थे फॉर कलेक्शन, किसको, बैंक को, तो अब उसके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल नहीं है लेकिन बिल सेंट फॉर कलेक्शन तो दिख रहा है ड्रॉर के बुक्स में, तो अब उसको वो सेटल करेगा। तो उसको सेटल करने के लिए टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसमें जाएगा बीआर का अमाउंट, बिल्स रिसीवेबल वाला जितना ड्यू था, साथ में बैंक ने क्या किया होगा, नोटिंग चार्जेस करवाए होंगे, राइट, तो वो भी रिकवर करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा कैश या बैंक,
नोटिंग चार्जेस, और अल्टीमेटली ये अमाउंट किससे ड्यू होगा? डेटर से। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट आएगा, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस का आएगा, और यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल प्लस नोटिंग चार्जेस, और इधर हो जाएगी सेम एंट्री। ठीक है, क्लियर? डिसऑनर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिन्यूअल, तो अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं रिन्यूअल, 8th। ओके, रिन्यूअल ऑफ बिल में मैंने आपको जब पढ़ाया था ये टॉपिक एज अ पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और सिचुएशंस इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो मैंने आपको बताया था कि रिन्यूअल करने के लिए पहले आपको बिल कैंसिल करना पड़ता है, उसके बाद एक नया बिल बनता है। ठीक है, तो बिल कैंसिलेशन मतलब क्या? 7 स्टेप, यानी डिसऑनर। तो इसमें 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे? डिसऑनर ऑफ बिल जो है उसकी एंट्री पास करोगे। नेक्स्ट, अब आप नया बिल क्रिएट करोगे। तो अब वो जो क्रिएशन है उसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट, 2 उससे इंटरेस्ट ले रहे हो आप, मतलब जितना टाइम पीरियड एक्सटेंड कर रहे हो उतना इंटरेस्ट ले रहे हो ना, तो इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो एज ड्रॉअर, तो आपके लिए गुड फीलिंग, तो आप क्या करोगे? क्रेडिट। और सेकंड, बिल्स रिसीवेबल, एक नया बिल्स रिसीवेबल आपने क्रिएट किया, ये अब पुराना वाला नहीं है, ये अब न्यू बिल्स रिसीवेबल है। पुराना वाला जो होगा उसको आपको डिसऑनर यानी कि कैंसिल करना है। ठीक है, डेबिट 2, डेटर्स को ही आप क्रिएट कर रहे हो बेसिकली, तो डेटर। ठीक, ये एंट्री करेगा क्या? यस, ड्रॉई को भी करनी पड़ेगी, तो सेम ड्रॉई भी क्या करेगा? ड्रॉई भी दोनों स्टेप्स फॉलो करेगा, यानी उसके ऊपर भी पहले ओल्ड बिल जो है उसको क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर यानी कि कैंसिल। तो जो आपने डिसऑनर के केस में ड्रॉई का ट्रीटमेंट देखा था या अकाउंटिंग एंट्रीज देखी थी, वही आपको सेम यहाँ पे करनी है। उसके बाद एक नया बिल जो है अब वो क्रिएट हो जाए। 2 एंट्रीज, जो चीज इसके लिए गुड फीलिंग है उसके लिए बैड फीलिंग होगी, यानी इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इसके लिए क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, लॉस है, बैड फीलिंग है। और किसको ड्यू है? क्रेडिटर को, यानी ड्रॉअर को। और इन क्रेडिटर को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है? बेसिकली क्रेडिटर को वो कन्वर्ट कर रहा है टू बिल्स पेबल नाम के लाइबिलिटी में। ये बिल्स पेबल न्यू वाला है विथ एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट मतलब अर्ली पेमेंट बिल का। अब रिटायरमेंट के केस में भी वो चारों केसेस हो सकते हैं। अगर रिटेन खुद किया हुआ है, डिस्काउंटिंग यानी कि बिल किसके पास है? बैंक के पास, एंडोर्समेंट में एंडोर्सी के पास, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो हम वो चारों केसेस देख लेते हैं। फर्स्ट, अगर बिल्स रिटेन्ड है यानी ड्रॉअर के पास ही है, तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? क्योंकि अर्ली पेमेंट हुआ है, राइट, तो पैसा तो रिसीव हुआ है, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, और इसकी वजह से
जो आपका बिल्स रिसीवेबल है वो खत्म हो जा रहा है, लेकिन आपको क्या देना पड़ रहा है अब इस पे? डिस्काउंट यानी रिबेट, क्योंकि पेमेंट अर्ली हो रही है। ठीक है, तो आपके लिए वो रिबेट क्या है? एज ड्रॉअर बैड फीलिंग, तो उसको करोगे आप डेबिट। ठीक है, रिबेट या फिर डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट की अगर बात करें तो यहां पे तो बिल्स रिसीवेबल वाला अमाउंट होगा, यहां पे बेसिकली डिस्काउंट अलाउड वाला अमाउंट होगा, यहां पे बिल्स रिसीवेबल माइनस डिस्काउंट अलाउड वाला अमाउंट होगा। ओके ये क्या करेगा? ये भी तो डिस्चार्ज कर रहा है अपनी लाइबिलिटी को, तो इसके लिए बिल्स पेबल जो है वो खत्म हो जाएंगे, कैंसिल करेगा ये। कैंसिल करने के लिए डेबिट, पेमेंट करना पड़ रहा है इसको, तो बैंक या कैश क्रेडिट, और इसको डिस्काउंट मिल रहा है तो इसके लिए हो जाएगा रिबेट रिसीव्ड या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड। गुड फीलिंग, तो वो हम कर देंगे क्रेडिट। यहां पे आ जाएगा बीपी का अमाउंट, यहां पे आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट, यहां पे आ जाएगा बीपी माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट। ओके, लेट्स से आपने बिल जो है वो डिस्काउंट करवा लिया था, तो बिल जब डिस्काउंट करवा लिया तो अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो जो अर्ली पेमेंट हो भी रही है वो किसको हो रही है? बैंक को। तो ड्रॉअर को कोई लेना देना है क्या? नहीं, तो नो एंट्री। पर ड्रॉई जो है वो तो पेमेंट कर ही रहा है, अब वो किसी को भी करे, वो अर्ली पेमेंट तो बैंक को करे, एंडोसी को करे, किसी को भी करे, वो तो कर रहा है ना, तो उसके लिए सेम एंट्री। नेक्स्ट, अगर ड्रॉअर ने बिल जो है उसको एंडोर्स कर दिया था, यानी अब बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास, तो अगर अर्ली पेमेंट होगा तो वो तो एंडोर्सी को होगा, तो ये अपने बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। और ड्रॉई के लिए सिचुएशन सेम है, तो सेम एंट्री कर देगा। ठीक, और फोर्थ है बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन है तो अब इस केस में क्या होगा? तो इस केस में बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो है ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसकी जगह पैसे मिल रहे हैं और साथ में रिबेट जो है वो देना पड़ेगा। जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है रिबेट वो देगा, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन में एसेट आपका मूव नहीं हुआ है, बिल्स रिसीवेबल नाम का वो आप ही का है, आपने सिर्फ बैंक को बोला है कि कलेक्ट करके ले आओ। डिस्काउंटिंग में आप उसको दे देते हो कि अब मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम ये एसेट रख लो। ठीक है, तो यहां पे डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, डेबिट, ये करेगा सेम एंट्री, इसके एंड पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, देन इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। अगर ड्रॉई की इंसॉल्वेंसी है तब उस केस में हम क्या करेंगे? तब उस केस में बैड डेट डेबिट, अगर कोई पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है, तो वो हम कर देंगे डेबिट टू डेटर्स। सो बेसिकली अगर मैं यहां पे लूं
कि 50% रिकवर्ड, तो ये अगर 100% है, ये 50% है और ये 50% है, इस तरह से फिर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट की करोगे। अगर लिखा है नो रिकवरी तो बैंक वाले में कुछ नहीं जाएगा, बैंक आएगा ही नहीं। बैड डेट में 100%, टू डेटर्स 100%। ठीक है, ये एंट्री करेगा क्रेडिटर्स डेबिट। अगर ये कुछ भी पैसा दे पाया है थोड़ा बहुत भी, यानी 50% इस वाले सिचुएशन के हिसाब से, और जो पैसा ये नहीं दे पाया है, अब इसके लिए वो बैड डेट नहीं है, इसके लिए क्या है, इसके लिए वो डेफिशिएंसी है इसकी, तो वो डालेगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में। यानी 100% यहाँ, रिकवरी 50% और डेफिशिएंसी में 50%। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये डेफिशिएंसी अकाउंट में ही डालना है, आप इसको दूसरे किसी अकाउंट में नहीं डालोगे। ओके, सो ये 10 हमारे सिचुएशंस हैं। सिचुएशन होते क्या हैं, इनमें होता क्या है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप इसके पहले के जो वीडियोस हैं वो आप डेफिनेटली देख लें, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद फिर आप ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि जर्नल एंट्रीज जो है उसको गो थ्रू अगर करेंगे तो आपके लिए चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ओके, आज हम रखेंगे इसको इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसका क्वेश्चन, और इसके बाद फिर हमारे पास बचेगा एक टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, अकोमोडेशन बिल। तो अकोमोडेशन बिल के बारे में ओवरव्यू में आपको दे चुकी हूँ, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैलकुलेशन उसमें एक है छोटी सी प्रपोर्शनेट चार्जेस की, वो कैसे की जाती है वो हम उसको कवर करेंगे। ओके, तब तक आप इसको रैप अप करें अपने एंड से। अगर कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर अपने डाउट्स भी आप पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज एंड डाउट्स। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।